जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं गणेश राम नागर सरस्वती शिशु मंदिर की मैनेजर श्रीमती श्रुति सिंघल जी। आज हम उनसे बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आना किस तरह से हुआ आपका? पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। शिक्षा मेरा पैशन है, क्योंकि बचपन से मैं पढ़ने में मेधावी रही हूँ और मेरी शिक्षा दयालबाग यूनिवर्सिटी से हुई है। वहाँ की मैं गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रही। तो दिल में ये इच्छा भरपूर थी कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना है और थोड़ा अभावों के साथ मेरी शिक्षा हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं पर किसी कारणवश वो आगे नहीं आ पाते हैं, उनके लिए मेरे दिल में कसक थी और सदैव मैं प्रेरित रहती थी कि मुझे कुछ करना है। तो जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हुए, एक बेटा एक बेटी है मेरी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अपनी एजुकेशन का मुझे यूज़ करना चाहिए और पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि अगर हम समाज की सेवा करेंगे तो वो एक ईश्वरीय कार्य होता है। इसके बाद मैं इस विद्यालय से जुड़ी। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ की सदस्य बनी, धीरे-धीरे मुझे और दायित्व देने लगे और क्योंकि ये मेरी इच्छा शक्ति थी, मेरा जुनून था एजुकेशन, तो जो मैंने बचपन से पाया या जितनी मैं मेहनत के साथ आगे बढ़ी थी, उतनी ही कोशिश मैं इस विद्यालय के लिए करने लगी कि यहाँ का हर बच्चा मेरा बच्चा है और ख़ास तौर से ये विद्यालय बालिकाओं का है। एकमात्र सीबीएसई आगरा महानगर का विद्यालय है जो बालिकाओं को समर्पित है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और मैं लड़कियों की शिक्षा को लेकर के प्रयासरत सदैव रहती हूँ। तो कुछ कोशिश करती रही और आज आपके सामने ये विद्यालय है। बहुत प्रसन्नता होती है, आप इस बात का यकीन मानिए, जब बच्चियों का रिज़ल्ट आता है तो ऐसा लगता है मेरी बच्ची ने ही टॉप कर लिया है, तो वो एक खुशी के आँसू होते हैं। आप अगर किसी सेवा कार्य में दिल से लगते हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ खड़ा होता है, ये मैंने देख लिया। और सच्ची सेवा सचमुच एक पूजा है। मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी, आप कोई भी कार्य करें, सच्चे मन से, हृदय के साथ करेंगे, तो आपके जो कर्म हैं, वो ईश्वर के पास एकत्रित होंगे और आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी ही मिलेगी सफलता आपको। आप अपने स्कूल की विशेषताओं के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। गणेश राम नागर सरस्वती शिशु मंदिर और ये बालिका विद्या मंदिर भी है, जो अलग से इसकी विंग चलती है। यहाँ पर हम भरपूर प्रयास ये करते हैं कि आज के वातावरण के अनुसार, आज के समाज के हिसाब से जो आवश्यकताएँ हैं, वो बचपन से बच्चों के अंदर इंगित की जाएँ। जैसे कि प्लास्टिक का प्रयोग हम देख रहे हैं समाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैक्ड फूड हर जगह वितरित किए जाते हैं, उसके ऊपर हमने पूरी रोक लगाई हुई है। हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चे और उनके माता-पिता को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना नहीं भेजेंगे, प्लास्टिक की बॉटल में पानी नहीं देंगे। इसके अलावा एक हमारा फूड चार्ट भी है कि मंडे टू सैटरडे बच्चे को क्या लाना है, क्योंकि आजकल मदर्स बहुत परेशान रहती हैं। हमारा बच्चा ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाता है, पराठा नहीं खाता है, दही नहीं खाता है, फ़ास्ट फूड खाना चाहता है और फ़ास्ट फूड खा रहा है बच्चा, तो उसको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने मदर्स की इस प्रॉब्लम को समझा और पूरा डाइट चार्ट बनाते हुए टीचर स्वयं उस चीज़ को लाती है। जैसे मंडे के टिफ़िन में सब्ज़ी पराठा है, तो टीचर भी वही सब्ज़ी लाएगी, वही पराठा लाएगी, बच्चों के संग बैठ कर के खाएगी। तो जो उदाहरण हम बच्चों के सामने पेश करते हैं, बच्चा उसको सहज स्वीकार करता है और कहते हैं ना कि जब नींव मजबूत होती है, तो बिल्डिंग अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी। तो बच्चों के अंदर वो हम व्यवहार डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज हमें दिखाई दे रहा है कि समाज के लिए थोड़ा दुरूह होता जा रहा है। तो एक प्लास्टिक का प्रयोग हमने बिल्कुल बंद करवा दिया है। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी हम भोजन उनको मदर्स को कहते हैं और मदर्स बहुत कोऑपरेटिव है, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब परिवार को ये दिखाई देता है कि टीचर इतनी मेहनत कर रही है, पूरी प्रबंध समिति इसमें लगी हुई है, तो वो भी हमारा भरपूर साथ देते हैंगे। इसके अलावा हम लोग संस्कारपूर्ण शिक्षा को लेके प्रयासरत हैं। ख़ास तौर से जो आज के इंग्लिश मीडियम के बच्चों में एक ये भावना आती जा रही है, पैर नहीं छूना,
इसके अलावा जो अपनी पूजा पद्धति है, हवन करना है, अपने भगवान का नाम लेना है, या अपने फेस्टिवल, जैसे आप देखिए भारतवर्ष कितना रंग बिरंगे त्योहारों से भरा हुआ है। यहाँ की पोशाकें कितनी अच्छी हैं, बोली भाषा खान पान, यही तो भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी अनूठी पहचान है। इसको हम बनाए रखने के लिए जितने भी भारत के फेस्टिवल हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, हम यहाँ पर नन्हे मुन्नों को उसका एक सजीव चित्रण करवाते हैं। विद्यालय में चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, या अन्य कोई भी त्योहार, उसका स्वरूप चित्रण किया जाता है, उसका महत्व बताया जाता है। बच्चा वो सीखता है कि ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, क्या खाया जाता है और क्या पहना जाता है। तो भारतवर्ष की जो संस्कार और संस्कृति है, उसका प्रादुर्भाव बच्चे के अंदर होता है, और जब हम नर्सरी से इस चीज़ को डालते हैं तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में आता चला जाता है और वो इसको सीखता है। एक तीसरी बात महत्वपूर्ण मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, आज के समाज में हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना छोड़ रहे हैं। एकाकी परिवार व्यवस्था बहुत बढ़ रही है, और जो संयुक्त परिवार व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं खिन्न होती चली जा रही है। और इसका बहुत बड़ा कारण है, आप देख रहे हैं अनाथ आश्रम, अनाथालय, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने बहुत फोकस करा, और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हम पूर्णतः सफल हो रहे हैं, पर बच्चों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके दादा दादी, आपके नाना नानी कितने बड़े वट वृक्ष हैं आपके परिवार के लिए, और इनके जो आशीर्वाद होते हैं वो एक बड़े खजाने के साथ होते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई भी विपदा आती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी हानि होती है, आप खुद स्वयं अनुभव करेंगे कि ये जो आशीर्वाद होते हैं ना, हमें बड़े से बड़े संकट से निकाल लेते हैं। मैं स्वयं इस चीज़ को अनुभव कर चुकी हूँ, तो अपने अनुभवों के साथ हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा झूठ भी नहीं बोलना है। अपने दादा दादी के संग आधा घंटा समय निकालिए, उनके संग बैठिए, उनके संग खेलिए। और ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को ही सिखाते हैं, हम परिवार की मदर्स को भी बुलाते हैं, क्योंकि हम मातृ सम्मेलन करते हैं, अभिभावक सम्मेलन करते हैं, उसमें ये बात रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारी बात को स्वीकारते हैं। अगर हम अपनी इन बातों के साथ 10% भी सक्सेस हो जाते हैं और समाज को कुछ दे पाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय के लिए, और ये कार्य आज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मदर्स इस कार्य में सक्सेस होती हैं, मतलब उनके घर में जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, या और नाना नानी, जिनको भी जो उनके बड़े हैं, उनका आदर सत्कार करें। जब वो करेंगी तो बच्चा करेगा, और बच्चा करेगा तो हमारा समाज बढ़ेगा, और हमारे बुजुर्गों को इस तरीके से अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इस पद्धति के आधार पर हम बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक चारों रूपों में हम इनकी वृद्धि करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सफल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपकी नज़र में शिक्षा केवल कैरियर का साधन है या संस्कारित भी करती है? मेरे हिसाब से शिक्षा दोनों कार्य करती है। अगर किसी भी समाज को, किसी भी तबके को, किसी भी वर्ग को आपको ऊपर लाना है, तो शिक्षा उसका सबसे बड़ा माध्यम है। शिक्षा अगर किसी इंसान के अंदर आ जाती है, तो उस उजाले के साथ जो उसका मानसिक विकास होता है, उसकी सोच बदलती है, वो ही उसको आगे ले जाती है। और शिक्षा कैरियर तो देता है, निश्चित तौर से हर किसी को धन की आवश्यकता है, तो आप पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे जॉब्स में जाएंगे, और आप जो बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, सब कुछ आप इस शिक्षा के माध्यम से बन सकते हैं। और एक विषय मैं और बोलूँगी कि एक समाज की भ्रांति है कि इंजीनियर, डॉक्टर्स ही सबसे बड़े होते हैं। निश्चित तौर से वो बड़े हैं, ये मैं मना नहीं करूँगी,
पर आज के ज़माने में कोई भी कैरियर छोटा नहीं है। क्या आर्ट साइड लेने वाला बच्चा आईएएस, पीसीएस नहीं बन सकता? बन सकता है ना। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए बचपन से कि बच्चे की रुचि कहाँ है। हर बच्चे में गुण होते हैं, कोई बच्चे में ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर क्षमताएं नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उसके गुणों को, उसकी क्षमताओं को, उसकी उपलब्धियों को आप पहचानिए और उस दिशा में उसको ले जाइए। अपने विचार, अपनी मान्यताएं मत थोपिए, बच्चे को उड़ने दीजिए, खुलने दीजिए। देखिए वो कितना अच्छा आपको कैरियर बनाकर देगा। और जहाँ तक आपने बोला संस्कार की बात, निश्चित तौर से शिक्षा संस्कार भी देती है। अगर बच्चे के अंदर सोच डेवलप हो जाती है, तो वो अपने अच्छे बुरे का ज्ञान करने लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये बुरा है, ये कार्य मुझको नहीं करना है और ये करना है। तो इन सब के साथ वो जब इन सब चीज़ों की नापतोल करता है, तो वो व्यवहार भी अच्छा करता है, अपने राष्ट्र के लिए भी समर्पित होता है और समाज के लिए भी समर्पित होता है, परिवार के लिए भी समर्पित होता है। तो शिक्षा चहुमुखी उन्नति भी करती है, संस्कार भी दे रही है और बच्चों के विकास में तो शिक्षा से बढ़कर तो कुछ है नहीं। ये एक ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, इसमें कोई अमीरी-गरीबी नहीं होती है। आप मेहनत करेंगे, बस एक विषय ज़रूर बोलूँगी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सीढ़ी एक-एक करके ही चढ़ी जाती है, आप 1 से एकदम 10 पर नहीं जा सकते। इसलिए धीरज रखिए और ये हम बचपन से बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि आपको लाइफ में बनना क्या है। कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, नहीं-नहीं बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालिए। मैं भी कहूँगी प्रेशर नहीं डालना हैगा, पर छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटी-छोटी पिक्चर्स के माध्यम से उनके रोल मॉडल बनवाइए कि देखो बेटा वो आईपीएस बिटिया है ना, वो आईएएस है, देखो वो डॉक्टर हैं, वो पुलिस वाली हैं, वो टीचर हैं। बच्चा ना उनको देख करके वैसा बनने का प्रयास करता है। तो आपने खेल-खेल में उसके दिमाग में एक लक्ष्य प्रेरित कर दिया। आपको उसको बहुत दबाव नहीं बनाना है, पर हँसते हुए, खेलते हुए, ये छोटे बच्चे खिलता हुआ फूल हैं, इनको खिलने दीजिए, उड़ने दीजिए। और मैं एक चीज़ इस आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बोलूँगी, यहाँ पर भी हम बोलते हैं, बच्चों को मोबाइल से, कंप्यूटर से बिल्कुल दूर रखिए। ये आपके बच्चे को बर्बाद कर रहा है। किसी समय हमारी आवश्यकता ज़रूर बनी थी ये, पर अब नहीं है। और मदर्स को अपने बच्चों को पूरा टाइम देना चाहिए। बच्चे को आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि अगर उसको हमने कुछ खेलने का टाइम दिया तो उसे मोबाइल पकड़ा दिया? नहीं, बिल्कुल गलत है। आप उसके संग छुपन-छुपाई खेलिए ना, आप सांप-सीढ़ी खेलिए, आप कैरम बोर्ड लेकर बैठिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। बच्चे को अपना दोस्त बनाइए। कहते हैं ना, बेटियां पापा की परियां होती हैं, बहुत प्यार करते हैं पापा, तो उस परी को अपना बनाइए। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की, दोस्त बनाने की। जब उसको अपने परिवार में इतना सुखनुमा माहौल मिलता है ना, तो बच्चे की ग्रोथ खुद ब खुद हो जाती है। और हमारा समाज जब उस बच्चे को अच्छे से ग्रोथ देखता है, तो उस बच्चे का भविष्य उज्जवल अवश्य होता है। आपके मन में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का ही विचार किस तरह से आया? मैंने आपको जैसा बताया, मैं बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जिस विद्यालय में हुई, वहाँ पे भी मैं विद्यालय में प्रथम या द्वितीय ही रहती थी। इसके बाद मैंने जहाँ से अपना स्नातक और स्नातकोत्तर करा, वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो शिक्षा के क्षेत्र में ही मेरा शुरू से लगाव रहा। पर कुछ परिस्थितियोंवश मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, जिसको कहते हैं ना कि सपने थे आईएएस बनने के, नहीं बन पाए क्योंकि हमारे ज़माने में बहुत सारी चीज़ें होती थी। और पर माँ-बाप ने पूरा साथ दिया कि हाँ, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े। पर ठीक है, शादी हुई। शादी के बाद मेरे ससुराल में मुझे पूरा माहौल मिला इस बात का कि मैं अपनी इच्छाएँ जो भी मेरे अंदर हैं,
या मैं एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं करूँ। हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे सदैव इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि तुमको कुछ करना है, जो तुमने हासिल करा है उसे समाज को देना है। तो मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानूँगी कि ऐसा परिवार मुझे मिला है और ऐसे सास-ससुर मिले जिन्होंने मुझे कहीं पर किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब बच्चे हुए तो बच्चों को मैंने पालने में अपने पूरी एजुकेशन लगा दी। कहीं-कहीं मन में एक बात ये आती भी थी और ना एक चीज़ मैं बताऊँगी अपनी लाइफ़ के साथ, क्योंकि मैं टॉपर रही, तो मेरी जो फ्रेंड सर्किल था वो कभी-कभी मेरे कान में ऐसी बातें आ जाती थी, "अरे! तुम हाउसवाइफ बन गई।" बट ये बहुत गलत सोच होती है कि आप अपनी शिक्षा, अपने गुण, अपने परिवार के साथ अपने बच्चों में डाल सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर क्वालिटी है, तो आप बाहर के लोगों के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती हैं। मैंने भी वही करा। पहले अपने परिवार को सँभाला, अपने बच्चों को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करी और मैं आपको बता दूँ ईश्वर की दया से आज मेरे दोनों बच्चे हायर पोस्ट पर हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जितने मेरे से प्रयास हो सकता था, बेस्ट हो सकता था, वो मैंने किया है और उसमें मेरे हस्बैंड का, मेरे सास-ससुर का पूरा सहयोग रहा और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं आपके सामने भी हूँ और बच्चे मेरे इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। इसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन को ज़ाया नहीं होने दिया, क्योंकि मैं बचपन से डिबेटर भी रही हूँ, प्ले वगैरह भी करती थी, एजुकेशन लाइन में भी थी। तो जैसे ही मुझे इस विद्यालय में एक सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया, मैंने सहर्ष स्वीकार करा। लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं इस विद्यालय से जुड़े हुए। मुझे इस बात की तमन्ना नहीं थी कि मुझे क्या दायित्व मिल रहा है। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अपने मनपसंद क्षेत्र में कुछ कर पाऊँगी। और जब इस विद्यालय में ये पता चला कि बालिकाओं को समर्पित विद्यालय है और गर्ल्स एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरे लिए बहुत इच्छा रहती है। ख़ास तौर से ये विद्यालय क्योंकि दान की भूमि से बना है। इसके अलावा समाज से हम लोगों ने जो भी उनका सहयोग था वो लेकर के इसकी बिल्डिंग्स बनी हैं। बहुत कम फीस में यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। अगर कोई बच्चा देने में समर्थ नहीं है, बालिका, तो उसकी फीस भी माफ़ करी जाती है। हम पूर्णतः समर्पित होकर के बिल्कुल एक पैनी नज़र के साथ ये देखते हैं कि क्या बच्ची की परिस्थिति अनुकूल नहीं है। सबको इस बात की इंस्ट्रक्शन है, आप किसी की शिक्षा को नहीं रोकेंगे। अगर कोई बच्ची पढ़ना चाहती है, तो उसको हम भरसक प्रयास के साथ आगे बढ़ाएँगे और जब रिज़ल्ट अच्छा आता है, आप यकीन मानिए सबके चेहरे खिल जाते हैं और अब तो विद्यालय की बच्चियाँ नीट में भी निकल रही हैं, आईआईटीज़ में भी निकल रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। मतलब आप समझिए कि हमको जब इन प्रयासों को सफल होते हुए देख रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है और मैं तो यही कहूँगी कि मंदिर में कम समय बिताएँ। अगर इस विद्यालय में आकर के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो वो ईश्वरीय कार्य से कम नहीं है, क्योंकि हमारे जवान लड़ रहे हैं सीमा पर, समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं उनसे लड़ने के लिए हम और आप ही लड़ेंगे और निश्चित तौर से ईश्वर हमें सफलता भी देगा। तो इस क्षेत्र में मैं इसीलिए आई क्योंकि ये मेरा शौक है और मैं आगे भी और भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, रिक्शे वालों के बच्चे हैं, काम वालों के बच्चे हैं, इनको मैं देख रही हूँ, इसमें बहुत प्रतिभावान बच्चे भी हैं। तो अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं निश्चित तौर से इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहूँगी। आप विद्यालय में मैनेजर के पद पर हैं इस समय, तो इसके नाते आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं स्वयं माँ हूँ, तो मैं सभी अभिभावकों को ये बोलना चाहूँगी कि आइए हम सब मिलकर के अपना समाज बनाएँ और परिवार बनाएँ। बच्चों को समय दीजिए।
आज की आवश्यकता है बच्चों का दोस्त बनना और जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि बचपन से उनके सपनों को बड़ा होने दीजिए, उनको एक लक्ष्य निर्धारित करने दीजिए और उसके लिए प्रयास कीजिए। हम कई जगह ऐसा सुनते हैं, कई मदर्स भी आती हैं हमारे पास, ऐसा बोलती हैं, मैम हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। नहीं, ये गलत है। आपकी सोच बच्चे के परवरिश में बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक माँ हैं, आप एक पापा हैं, तो आप कम से कम ये देखिए कि आपके जो कार्य हैं वो यहाँ तक समाप्त नहीं होते हैं कि आपने बच्चे को स्कूल बैग लगा के भेज दिया, आपका काम खत्म। नहीं, आपका काम 24/7 चलता है। और देखिए, हम जब माँ बाप बनते हैं तो हमें उन फूलों को खिलने देना होता है। और कहते हैं पेरेंटिंग एक आर्ट है, कैसे बच्चे को पालना है और जो बच्चे के अंदर हम गुण लाना चाहते हैं वो स्वयं हमें धारण करने होंगे। जैसे कि मदर कहती है बच्चे टीवी ना देखें, तो आप भी तो मत देखिए, आप भी उसको बंद कीजिए। विश्वास मानिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे मेरे घर में टीवी बिल्कुल नहीं चलता था। जो समय बच्चों को दिया जाता था 15 मिनट या आधे घंटे का, तो उस समय उनके पसंद का कार्टून चलता था या कोई अच्छा सा कार्यक्रम जो साइंस का या किसी का होता था वो हम चलाते थे। हमने भी अपनी बहुत सारी इच्छाओं को छोटा करा कि बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे के एग्जाम्स होते थे, हम बहुत सारी जगह जाना छोड़ते थे। नहीं, उसको पढ़ना है, उसको सुबह उठाना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हम ऐसा ना सोचें कि बच्चे तो हमारे इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बन जाएं, पर हम मेहनत ना करें। जितनी मेहनत आप बच्चे से चाह रही हैं, उसकी डबल मेहनत आपको करनी होगी। कैसे करनी होगी? सुबह से चालू हो जाता है। कुछ मदर्स ऐसा सोचती हैं कौन सुबह उठ के पराठा बनाए, सब्जी बनाए। उसको फ्रेश फ्रूट दीजिए, खाने के लिए अच्छा भोजन दीजिए। कहते हैं जब अच्छे से पेट भरा होगा ना तो दिमाग भी चलता है, बच्चा अच्छे से सोचता भी है। उसके रुचि के अनुसार भोजन बनाइए। बच्चे फास्ट फूड खाना चाहते हैं, खिलाइए, पर भर घर का बना खिलाइए। पिज्जा बर्गर बिल्कुल बंद कर दीजिए बाजार का। घर में भी बनाती हैं मम्मियाँ। आप एक टाइम बनाइए उसके लिए कि हमें मंथ में एक बार देना है इसको, या 15 दिन में एक बार देना है, या बर्थडे आया तब हमें देना है। तो आपको अपने नियम बनाने होंगे। पर ये विषय भी मैं जरूर बोलूंगी कि बच्चे का खेल मत रोकिए, घर की 4 दीवारी में उसे मत बंद कीजिए। आपको अपनी थोड़ी किटी पार्टीज को शॉर्ट करना होगा। मदर्स को आप ये कहेंगी मैम तो कह रही है हम तो कुछ मनोरंजन नहीं करें, करिए मैम, बट बच्चे के साथ कीजिए। उसके साथ घूमिए फिरिए, पार्क में जाइए, उसके संग खेलिए। उसको नेचुरल तरीके से बहुत सारी चीजें आप सिखा सकती हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को यहाँ पे कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ लीव सिखाना है, कलर सिखाना है, तो हम गार्डन में जाएं, गार्डन में उसको बनता है कि ये किस कलर का फ्लावर है या ये कौन सा फ्रूट है, हम इसको कैसे खाते हैं, इसको खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो पेरेंट्स को भी हमारे साथ मेहनत करनी होगी। केवल स्कूल और जो एक और चलन चल चुका है ट्यूशन, ये बहुत गलत है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। जब बड़े होने पर किसी कोचिंग की आवश्यकता है, चाहे बच्चा नीट या इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो आप उसकी कोचिंग करवा सकती हैं क्योंकि उसका एक भविष्य बनने वाला है। तब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत होती है जो विद्यालय से कभी कभी ऐसा लगता है नहीं पूर्ण हो पा रही है। पर ये क्या, बच्चा अभी नन्हा खिलता हुआ फूल है और हमने उसको स्कूल से आया, खाना खिलाया, फिर शाम को बैग लटका के भेज दिया। आप उस बच्चे का मन सोचिए कैसा होगा। कुछ मदर्स कहती हैं कि हमारा बच्चा तो किताबें कॉपी देख के रोने लगता है। रोएगा ना, आप उसको पुस्तकों से प्यार करना सिखाइए, किताबों को उसका दोस्त बनाइए, उसकी इज्जत करना सिखाइए।
कहते हैं सरस्वती माँ की जो बच्चे पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं, माँ भी उनको वरदान देती है। तो आपको उसके अंदर ऐसे संस्कार डालने हैं कि बेटा आप जितना इनके संग खेलेंगे, यानी किताब और कॉपियों के संग अपना समय बिताएंगे, उनकी अच्छी सी देखभाल करेंगे, उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। उनको डराइए मत। अगर आपने शिक्षा को लेकर उनके मन में हौवा बैठा दिया तो वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आप पीछे लगी रहेंगी और फिर बच्चा उससे भागेगा। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी, बहुत खुशनुमा माहौल के साथ आइए, हम शिक्षा के इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। बच्चों की उन्नति में हम लोग बाधक ना बने, साधक बने और कुछ तरीके अपना करके हम बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहायक होंगे। और निश्चित तौर से मुझे विश्वास है आप शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे और बच्चों के लिए आप गोल बनाइए कि बच्चे की रुचि क्या है। जैसे किसी बच्चे को आर्ट बहुत अच्छी आती है तो आप उसको आर्टिस्ट बना सकते हैं। किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप उसको उसके तरीके से लक्ष्य में ले जाइए। आप किसी बच्चे को ये देख रहे हैं कि उसको बायोलॉजी में बहुत शौक है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बच्चा आगे चल के डॉक्टर बन सकता है। तो मेरा आपसे कहना ये है, उसके ऊपर किसी भी लक्ष्य को आरोपित मत कीजिए, उसकी रुचि के अनुसार उसे आगे बढ़ाइए। पर फिर बोलूंगी, छोटी कहानियां, छोटे छोटे प्रेरणा स्रोत के साथ उसके मन से मन मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। और लक्ष्य आप उसको जब बिग दिखाएंगे, बड़ा दिखाएंगे तो वो छोटा अवश्य हासिल कर लेगा। और मेहनत 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 एक बहुत बड़ी कुंजी है। साथ ही ईमानदारी बच्चों के साथ होनी चाहिए। खुद से बच्चा झूठ ना बोले, स्वयं आकलन करे कि मैं कितना सक्षम हूँ, मैं कितना समर्थ हूँ। जैसे कई जगह मैंने भाई साहब ये भी देखा है, मदर्स कहती है हमारा बच्चा ना 10 घंटे पढ़ता है या 8 घंटे पढ़ता है पर क्लास में कुछ नहीं कर पाता। आपको ये समझना पड़ेगा, केवल किताबें खोलना पढ़ाई नहीं है। बच्चा अगर 1 घंटा भी पढ़ रहा है पर क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, वो कितना उसको समझ पा रहा है या लर्न कर पा रहा है। तो जो मैंने अभी इससे पहले एक विषय उठाया था कि एजुकेशन मदर्स की बच्चों की पढ़ाई में बाधक नहीं है, क्योंकि बच्चे की पूर्ण दिनचर्या वो देख रही हैं, बच्चा कब क्या कर रहा है वो देख रही हैं, क्या मोबाइल का उपयोग तो नहीं कर रहा, वो क्या ज्यादा टीवी तो नहीं देख रहा, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा तो बैग लेकर के पढ़ नहीं रहा, क्या वो बाहर नहीं जा रहा, तो उसको बाहर खेलने कूदने भी भेजिए, उसको पढ़ाइए भी, उसको अच्छा भोजन भी खिलाइए, संस्कारपूर्ण शिक्षा भी दीजिए, बाबा दादी के संग बैठाइए। और फिर देखिए आपका ये खिलता फूल कितनी अच्छी तरीके से एक उज्जवल भविष्य का जन्म होगा और बच्चा आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी अभिभावकों को ये निवेदन करूंगी कि शिक्षा के इस कार्य में आइए और अपना अमूल्य योगदान दीजिए। विद्यार्थियों और पेरेंट्स को इतना अच्छा संदेश देने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।